जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल मिशन सक्सेस क्लास। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं हिस्ट्री का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किस सब्जेक्ट का? तो हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो निम्न प्रकार के एग्जामों में आ सकता है, जैसे एसएससी या किसी कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ये सब में ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, इरेज हो गया और वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है। आप लोग को बताना है कि कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कोल्डिहुआ, ऑप्शन नंबर बी में है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी में है बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर डी में है रोपड़। तो हम लोग जानते हैं कि कृषि का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अब बताइए कि मेहरगढ़ जो है कहाँ पर है, किस देश में है। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। कहाँ है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। अगर पूछेगा, ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है तो किस नदी के किनारे है। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है और सोहन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है दोस्तों? सोहन नदी के किनारे। इतना जान गए। अब आप लोग बताइए कि हम लोग जानते हैं कि कृषि का सबसे पहला प्रमाण तो मेहरगढ़ से मिला था। तो कृषि में क्या मिला था आखिर? तो कृषि में हम लोग का दोस्तों मिला था गेहूं मिला था। क्या मिला था? मेहरगढ़ से गेहूं का प्रमाण मिला था। ओके, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मेहरगढ़। समझ गए? इतना ये सब डिस्कशन है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हम लोगों का कि विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल पर पाया गया था। जो विशाल स्नानागार पाया गया था हड़प्पा सभ्यता में, वो कहाँ से मिला था। ऑप्शन नंबर ए में है कोल्डिहुआ, ऑप्शन नंबर बी में है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी में है बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर डी में है मोहनजोदड़ो। तो आप लोग को बताना है कि स्नानागार जो मिला था वो कहाँ से मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। स्नानागार जो मिला था वो मोहनजोदड़ो से मिला था। ओके, तो अब चलिए मोहनजोदड़ो के बारे में जान लेते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी। किसने किया था? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। और कब किए थे? तो 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। और मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोग ये जान लीजिए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या मोहनजोदड़ो को कह सकते हैं हम लोग? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को हम लोग कह सकते हैं। ओके, मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो सिंध शब्द से मिला है। किस शब्द से मिला है दोस्तों? तो वो सिंध शब्द से मिला है। ये भी याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। और किस शब्द से मिला है? तो सिंध शब्द से मिला है। सिंध शब्द से मिला है। ओके, अब सिंध शब्द से मिला है, इसीलिए मोहनजोदड़ो को हम लोग कहते हैं सिंध का कब्रिस्तान। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? सिंध का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ओके, इतना डिस्कशन आप लोगों के लिए शायद काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग का आ चुका है स्क्रीन पर। इसका बताइए आप लोग क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग का है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए में है तांबा, ऑप्शन नंबर बी में है कांसा, ऑप्शन नंबर सी में है चांदी, ऑप्शन नंबर डी में है लोहा। तो आप लोग को बताइए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे किससे परिचित नहीं थे। तो वो लोग लोहा से परिचित नहीं थे। अच्छा, लोहा से परिचित नहीं थे, ठीक है। आप लोग अब बताइए कि लोहा का खोज कब हुआ था, किस काल में हुआ था। तो लोहा का जो खोज हुआ था आप लोग का उत्तर वैदिक काल में हुआ था। किस काल में हुआ था दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ओके, तो लोहा का खोज तो हम लोग जान गए कि उत्तर वैदिक काल में हुआ था। लेकिन आप लोग बताइए कि लोहा का जो सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला था। लोहा का सबसे पहला प्रमाण अंतरजी खेड़ा से मिला था। अंतरजी खेड़ा से लोहा का सबसे पहला प्रमाण मिला था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर आप लोग का स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए यहाँ पर व्यवसाय पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग बोलते हैं शहरी सभ्यता। और अधिकतर शहर में क्या होता है दोस्तों? तो शहर में व्यापार होता है। क्या होता है? व्यापार। तो इससे आप लोग जान चुके हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगर पूछता कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। अगर पूछता कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, तो अर्थव्यवस्था का आधार पूछता तो हम लोग क्या मारते हैं? अर्थव्यवस्था का आधार अगर पूछता तो हम लोग क्या मारते हैं, बताइए आप लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो कृषि था। क्या था दोस्तों? कृषि। अगर अर्थव्यवस्था का आधार पूछता तो हम लोग कृषि मारते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के है
देखिए यहाँ पर आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल धौलावीरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? आप लोग को बताना है कि धौलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी में है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी में है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी में है पंजाब। तो धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? तो गुजरात में स्थित है। और बताइए कि धौलावीरा से क्या क्या प्राप्त हुआ है हम लोग को? तो हम लोग का स्टेडियम का प्रमाण, स्टेडियम का प्रमाण कहाँ से मिला है? स्टेडियम का प्रमाण तो वो धौलावीरा से ही मिला है। स्टेडियम का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। और क्या मिला है यहाँ से? तो धौलावीरा से और मिला है आप लोग को हाँ, जल प्रबंधन का प्रमाण। जल प्रबंधन का प्रमाण भी धौलावीरा से ही मिला है। जल प्रबंधन का प्रमाण धौलावीरा से ही मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोग का कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 10,052, ऑप्शन नंबर बी में है 1,028, ऑप्शन नंबर सी में है 10, ऑप्शन नंबर डी में है 1 लाख। हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में कुल मंडल पूछेगा। मंडल कितने हैं? देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में अगर मंडल, ये क्या हो गया, इसको इरेज करते हैं। पूछेगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, अगर ऋग्वेद में कितने मंडल पूछेगा अगर मंडल, तो ऋग्वेद में हम लोग बता देंगे कि 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में? कितने सूक्त हैं? तो 1,028 सूक्त हैं। कितने ऋचाएँ हैं? ऋचा कितने हैं? तो वो 1 लाख से भी अधिक ऋचाएँ। कितने ऋचा हैं? 1 लाख से भी अधिक क्या है? ऋचाएँ हैं। और कितने मंत्र हैं? कितने मंत्र हैं? तो यहाँ पर 10,052 मंत्र हैं। किसमें? ऋग्वेद में। तो इसका राइट आंसर आप लोग समझ चुके होंगे कि 1,028 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का आ चुका है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक नदी की पहचान आधुनिक झेलम नदी से की जाती है? ओके, किस नदी को झेलम नदी कहते हैं? अब पहले आप लोग जानिए कि आस्किनी नदी को चेनाब नदी कहते हैं। चेनाब नदी को आस्किनी नदी कहते हैं। ओके, ये हो गया। बिपाशा, बिपाशा किस नदी को कहते हैं? प्यासा व्यास नदी को कहते हैं। व्यास नदी को ही बिपाशा कहते हैं। ओके, और यहाँ पर पुरुषनी, पुरुषनी रावी नदी को कहते हैं। रावी नदी को पुरुषनी कहते हैं। और झेलम नदी को क्या कहते हैं? बीतस्ता। झेलम नदी को क्या कहते हैं? बीतस्ता हो कहते हैं। ओके माय डियर, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बीतस्ता। बीतस्ता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों का ऋग्वैदिक काल में जन शब्द का क्या अर्थ होता है? ऋग्वैदिक काल में आप लोगों को बताना है कि जन शब्द का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए में है एक गांव, ऑप्शन नंबर बी में है ऑप्शन नंबर ए में है एक व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी में है एक गांव, ऑप्शन नंबर सी में है एक कुल, ऑप्शन नंबर डी में है एक राजा। तो हम लोग जानते हैं जन को ऋग्वैदिक काल में एक कुल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कुल कहते हैं। अब आप बताइए कि ऋग्वैदिक काल में जन शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया है? तो जन शब्द का प्रयोग 275 बार किया गया। कितने बार किया गया है? 275 बार। और विधत शब्द, ऋग्वैदिक काल में विधत शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया है? तो ये 122 बार किया गया है। और सभा शब्द का प्रयोग 8 बार किया गया। कितने बार किया गया है? 8 बार। और समिति शब्द का उपयोग 9 बार किया गया है। सभा शब्द का प्रयोग 8 बार और समिति का 9 बार। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखिए आप लोग कलर चेंज कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राज्य मतलब 10 राजाओं का युद्ध। 10 राज्य का युद्ध का मतलब क्या होगा? 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध। आप लोग बताइए कि 10 राजाओं का युद्ध किस मंडल में, 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? बताइए आप लोग किस मंडल में है? इसका आंसर हम बता रहे हैं। देखिए 10 राज्य युद्ध को पहले कहते हैं 10 राजाओं का युद्ध। ये किस नदी पर लड़ा गया है? तो ये रावी नदी पर लड़ा गया। रावी नदी को ही क्या बोलते हैं? पुरुषनी नदी। पुरुषनी नदी किस नदी को बोलते हैं? रावी नदी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरुषनी नदी। क्या होगा? पुरुषनी नदी। अच्छा, 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, उस समय ये किस मंडल में लड़ा गया था? तो अभी बताएं, 7वें मंडल में लड़ा गया था। किस मंडल में? 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि उपनिषद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ओके, उपनिषद किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है संगीत से, ऑप्शन नंबर बी में है राजनीतिक व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर सी में है दर्शन शास्त्र से, ऑप्शन नंबर डी में है यज्ञ अनुष्ठान से। तो हम लोग जानते हैं कि उपनिषद जो संबंधित है वो दर्शन शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? दर्शन शास्त्र से। तो अब हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि उपनिषद
कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो कुल 108 उपनिषद है। वर्तमान में कुल 108 उपनिषद है और इसमें से मुख्य या प्रामाणिक उपनिषद कितने हैं। और पूछेगा कि 108 उपनिषद में से मुख्य उपनिषद कितने हैं, तो मुख्य उपनिषदों की संख्या 13 है। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।